वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है नेक्स्ट डेफिनेशन, और नेक्स्ट डेफिनेशन जो जीसीए में कवर करी गई है वो है आपकी गुड फेथ। अब आप सब बच्चों को पता है कि भाई गुड फेथ क्या होता है, बट फिर भी हमको बात करना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फेथ। तो भाई सीधी बात है, आपने कोई भी ट्रांजेक्शन, वॉट एवर ट्रांजेक्शन यू हैव एग्जीक्यूटेड, लॉ ने बोला है इट शुड बी प्रूव कि वो गुड फेथ में किया गया है, विदाउट एनी गिल्टी माइंड, विदाउट एनी मैलाफाइड इंटेंशन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो किया गया है वो गुड फेथ में किया गया है। बहुत ध्यान से। तो सेक्शन 3 क्लॉज 22 बात करता है जीसीए का, जनरल क्लॉजेस एक्ट का, गुड फेथ की बात। और इन्होंने बोला है गुड फेथ मतलब a thing shall to be done in a good faith where it is in fact done honestly। अगर आपने कोई भी काम ईमानदारी के साथ किया है तो हम क्या बोलेंगे, आपने गुड फेथ में काम किया। वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, आपकी इंटेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए। तो लॉ ने बोला है हम वर्ड यूज करेंगे गुड फेथ का। फिलहाल the question of good faith under the GCA is one of the fact. It is to be determined with reference to the facts and circumstances of each case। अरे भाई गुड फेथ एक जनरल कॉन्सेप्ट है और ये तो हर केस में अलग अलग लगता है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का खून किया, बट प्रूफ हुआ कि भाई वो खून इंटेंशनली नहीं है। सब याद रखना, क्रिमिनल लॉ में बात करें तो क्रिमिनल लॉ में सजा जब भी होती है जब वो क्राइम करने के पहले आपके मन में गिल्टी माइंड हो, राइट, गलत भावना हो, तभी वो क्राइम माना जाता है। एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, दस anything done with due care and intention which is not malified is presumed to have been done in a good faith। कोई भी कार्य किया गया है और वो मैलाफाइड नहीं है तो उसको हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये गुड फेथ में किया गया। फॉर एग्जाम्पल एन अथॉरिटी इज नॉट एक्टिंग ऑनेस्टली, अगर कोई अथॉरिटी ऑनेस्टली ईमानदारी से काम नहीं करती है, whether it has a suspicion that there was something wrong and did not make further inquiry। सब फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई थाने में, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाई। अब पुलिस वाले वो जो सेकंड पार्टी है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, राइट, जो जिस व्यक्ति ने डिफॉल्ट की है और जो एग्रीव्ड पार्टी ने जिस पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखवाई है पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले इंक्वायरी नहीं कर रहे। तो साफ साफ लग रहा है कि भाई वो फर्दर इंक्वायरीज नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हो जाएगा, देख लेंगे, ये है वो है। तो लॉ ने बोला उन्होंने, अथॉरिटी ने गुड फेथ में काम नहीं किया, मैलाफाइड इंटेंशन है। In Mong Ong Pong versus it was pointed out the expression good faith contract act में डिफाइन नहीं है, बट जीसीए में जो डिफाइन है, राइट, नॉट डिफाइन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट जीसीए में जो डिफाइन है वो भी एक्चुअल में कुछ बताता नहीं है विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की व्हाट इज गुड फेथ। द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ इज जनरली अंडरस्टूड दैट इन अ सिविल लॉ, सिविल लॉ मतलब जहां पर बिजनेस में लॉस हुआ, which may be taken as a practical guide in understanding the expression in a contract act, is that nothing is said to be done in a good faith which is done without due care, right। with respect to contract act, अगर किसी व्यक्ति ने with due care काम नहीं करा, attention is to expected was a man of the ordinary prudence। अरे भाई मैंने एजेंट अपॉइंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का जिक्र है, मैंने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट में प्रॉपर नॉलेज थी, ऐसा मैंने एजेंट अपॉइंट करा जो मेरे बिजनेस को संभाल सके, आगे कैरी कर सके, मुझे हेल्प कर सके, और वो एजेंट ने ढंग से काम नहीं करा, मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस। तो हम क्या बोलेंगे, आपने गुड फेथ में काम नहीं किया। मैंने कोई बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने अपनी कार बेली को दी है, अपने फ्रेंड को दी है या किसी को दी है, और वो पर्सन ने उस कार का वैसे ही ध्यान नहीं रखा जैसे कोई व्यक्ति खुद अपनी कार का ध्यान रखता है, तो लॉ ने बोला गुड फेथ का कॉन्सेप्ट एब्सेंट है यहाँ पर और आपकी इंटेंशन सही नहीं है। An honest purchase made carelessly without making proper inquiries cannot be said to have been done in a good faith so as to convey a good title। अरे भाई कल के दिन अगर मुझे प्रॉपर्टी परचेज करना है तो पहले मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है, भाई रजिस्ट्रार में जाके चेक करूं, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, मैं भले उस प्रॉपर्टी का परचेजर हूं, मुझे खुद जाके चेक करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे
रजिस्टर्ड तो नहीं है, दो 500 रुपए खर्च हो तो लॉ ने बोला हो उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपको टाइटल गुड टाइटल मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका गुड फेथ का। आगे सेक्शन 3 क्लॉज 23 बात करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ, ऑब्वियसली यार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को हम गवर्नमेंट के क्लॉज में डेफिनेशन में मानेंगे। हेंस wherever the word government, अगर कहीं शब्द यूज होता है, याद रखना अगर कहीं पर वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक लिखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरप्रेट होगा, स्टेट गवर्नमेंट लिखा तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, बट अगर कहीं पर वर्ड गवर्नमेंट लिखा है तो जीसीए सेक्शन 3 क्लॉज 23 साफ साफ बोलता है इट डिनोट्स बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। The object of this definition is to make it clear that the word government frequently used in the covenant abbreviation may be constructed according to the context in either of the two senses indicated. Government generally connotes three wings: the legislature जो लॉ बनाते हैं, the executive जो उसको execution करते हैं, and the judiciary court. But in narrow sense, it can be used to connote the executives only, meaning to be assigned to the expression. Therefore, depends on the context in which it is used. किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज कर रहे हैं दैट डिपेंड्स करता है कि भाई गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा। बट लॉ ने बोला है साहब जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन में शामिल करते हैं। तो जहां जहां आपको शब्द मिले कौन सा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का, इसका मतलब दे आर डिनोटिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। चलो 3 क्लॉज 24 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत आता है, बहुत ध्यान से सब हम सिक्योरिटीज की डेफिनेशन के लिए जाएंगे तो फिर हम कहां पर जाएंगे, सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट 1956 पर जाएंगे। बट जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उसके लिए GCA में लिखा है सब डेफिनेशन पार्ट, और सेक्शन 3 क्लॉज 23 बात करता है किसकी डेफिनेशन है, ये बात करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या। गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब सब हमारे दिमाग में वो पोस्ट ऑफिस आएगा, राइट? अरे भाई जो बिल्कुल आपको 5% 6% साल भर का रिटर्न देता है वो सिंपली हम क्या बोलेंगे उसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट? The government security shall mean securities of the central government or of any state government, but in any act or regulation made before the commencement of the constitution shall not include securities of the government of any part B state, right? उनको शामिल नहीं किया गया। So by virtue of section 4A the definition applies to all Indian law। तो लॉ ने बोला है सब ये वाली डेफिनेशन सारे के सारे इंडिया के लॉ पे लगती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम दी ऑल डेफिनेशंस ऑफ GCA, और वो डेफिनेशन कौन सी है यार, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। भाई आपको सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 3 क्लॉज 26 बात करता है कौन सी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे सर यार हमें पता है भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप क्या बोलोगे कि सर हमको पता है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत ध्यान से, तो इन्होंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, कोई चीज अर्थ में जुड़ी हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, हमने ऐसी कोई चीज जो अर्थ से जुड़ी हुई है उसको हमने हटा दिया वहां से। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज की बात करें जनरली तो वो क्या है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, क्यों, इसमें बहुत सारी चीजों को हमने शामिल किया है। इट कंटेन्स 4 एलिमेंट, लैंड, benefit to arise out of land, things attached to the land, and things permanently fastened to anything attached to the earth, where in an enactment the definition of immovable property is a negative and not exhaustive। मतलब सब कहीं पर भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दी है कि 1 2 3 4 मतलब सिर्फ क्या है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है।
The definition as given in the GCA will apply to the expression given in that enactment. लॉ ने बोला अगर कहीं डिफाइन नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो टेंशन ना पालो यार, हमारे पास 326 में मतलब सेक्शन 3 क्लॉज 26 में जीसीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है एंड यू कैन वेरी वेल रेफर द डेफिनेशन फ्रॉम जीसीए टू योर रिस्पेक्टिव एक्ट. एग्जांपल इन सेंताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे the Supreme Court pointed out that trees must be regarded as immovable property. Supreme Court ने बोला है कि भाई पेड़ को हम क्या मानेंगे immovable property because they are attached to or rooted in the earth. भाई ट्री हवा में नहीं लगा रहता है, वो जमीन के अंदर रहता है. An agreement to convey forest produce like tendu leaves, timber, bamboos, etc. The soil for making bricks, the right to build on occupy the land for business purposes, and the right to grow new trees and to get leaves from the tree that grow in further are all included in the terms of immovable property. मतलब वो पत्तियां जो होती हैं पेड़ की वो भी immovable property में आएगा. क्यों? लॉ ने बोला वो पत्तियां आ कहां से रही है, वो पेड़ से आ रही है. पेड़ कहां लगा है? जमीन के अंदर. तो वो क्या हुआ आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये सब चीजें तेंदू लीव्स का बिजनेस जो कर रहे हैं, टिम्बर है, बम्बूज है, ये सब चीज बैम्बूज जो होते हैं, ये सब चीजें क्या होती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज. एक और एग्जाम्पल नंबर 17 बोल रहा है right of way to access from one place to another may come within the definition of immovable property. आपने किसी को रास्ता दिया है 2 फीट लंबा चौड़ा रास्ता दिया है आपने किसी पर्सन को कि भाई आप यहाँ से जा सकते हैं, हम आपसे मंथली रेंट चार्ज करेंगे या ईयरली रेंट चार्ज करेंगे. लॉ ने बोला ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है. Whereas right to drain of water is not a immovable property. हालांकि अगर आपने पानी जाने के रास्ता दिया है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. बहुत ध्यान से, अगर आपने किसी पर्सन को जाने का रास्ता दिया है तो लॉ ने बोला उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैटेगराइज करेंगे. बट अगर आपने किसी के घर से पानी निकलने का रास्ता दिया है 1 फीट का, लॉ ने बोला उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ट्रीट करेंगे. क्यों? इसीलिए भाई क्योंकि वो तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी ड्रेनेज कर सकते हैं. एनी मशीनरी फिक्स्ड टू द सॉइल standing crops can be held as immovable property according to the General Clauses Act 1897. कोई भी मशीनरी आपने फिक्स कर दी सॉइल में, जमीन में, राइट, लॉ ने बोला है सब हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे. स्टैंडिंग क्रॉप्स है आपके फार्म हाउस में, स्टैंडिंग क्रॉप्स है, फसल खड़ी है, लॉ ने बोला सब उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे. तो भाई सेक्शन 3 क्लॉज 26 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की. लैंड देखो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, और भी चीजें आ सकती हैं. बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड वो भी इसमें शामिल होगा. थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ वो भी शामिल होगा. और एनीथिंग थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ वो भी शामिल होगा. बराबर है. आगे 3 क्लॉज 27 बात करता है एक नई डेफिनेशन की, और ये है यार इम्प्रिजनमेंट, कारावास की डेफिनेशन. जनरली कारावास की डेफिनेशन एक्ट में डिफाइन नहीं होती है, दूसरे एक्ट में. सो वी नीड टू रेफर दी जीसीए. तो जीसीए में सेक्शन 3 क्लॉज 27 बोलता है इम्प्रिजनमेंट शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन द आईपीसी कोड, इंडियन पिनल कोड में जो बताया वो. बाय सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर आर लायबल अंडर दैट कोड आर इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन. नेमली एक होता है रिगोरस, रिगोरस मतलब कड़क, कड़ा इम्प्रिजनमेंट, दैट इज विद हार्ड लेबर एंड सिंपल. सो मतलब हार्ड लेबर वाला होता है सब, एक होता है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, एक नॉर्मल. So, when an act provides that an offence is punishable with imprisonment, the court may in its discretion make the imprisonment rigorous or simple. Simple मतलब साहब जेल में बैठे रहो, टाइम पास करते रहो अपने वक्त का रिहाई का,
राइट। वो कौन सा हुआ? सिंपल। और रिगोरस मतलब साहब आपको काम भी करना पड़ेगा, कड़क काम, ये हुआ रिगोरस इम्प्रिजमेंट। और ये कब होगा? जब ऑफेंस का नेचर बड़ा ही बेकार होगा। चले इंडियन लॉ, तो सेक्शन 3 क्लॉज 29 बात करता है इंडियन लॉ। एंड इंडियन लॉ शैल मीन एन एक्ट, ordinance, regulation, rules, order, bylaws, or other instrument which before the commencement of constitution had the force of law in any province of India or part thereof, or thereafter has the force of law in any part A, B, C state, part A, part C states, or part thereof, but does not include any act passed by the Parliament of the United Kingdom और एनी ऑर्डर इन द काउंसिल रूल और द इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर दिस। भाई इंडियन लॉ किसको बोलेंगे? लॉ ने बोला यार जो भारत के संविधान में बने हैं वो तो बाय डिफॉल्ट इंडियन लॉ है, बट संविधान आने के पहले कोई इंडिया में लॉ बना है उसको भी हम क्या बोलेंगे? इंडियन लॉ। बट अगर यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में कोई लॉ बना था उसको इंडियन लॉ हम नहीं कहेंगे। राइट। सेक्शन 3 क्लॉज 29 बात करता है। आगे डेफिनेशन दी है सब, मंथ की डेफिनेशन है। और सेक्शन 3 क्लॉज 35 बोलता है मंथ शैल मीन अ मंथ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। लॉ ने बोला है साहब मंथ मतलब जो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है वो हुआ मंथ। आगे मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 3 क्लॉज 36 है मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। 10. Any property which is not a immovable property is movable property। कोई प्रॉपर्टी immovable प्रॉपर्टी नहीं है उसको हम movable प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट, फॉर एग्जाम्पल शेयर, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। इन सबको हम क्या बोलेंगे यार? मूवेबल प्रॉपर्टी बोलने वाले हैं। ओथ सेक्शन 3 क्लॉज 37 ओथ, ओथ शैल इंक्लूड अफर्मेशन मतलब आपने पॉजिटिवली कोई चीज बोली है, एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन्स बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इन स्टेड ऑफ स्वेरिंग। हम वो गीता पे हाथ रख के वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंपल जो ओथ अफिडेविट जैसा बोला गया है वो हम बात करेंगे। सेक्शन 3 क्लॉज 37 ऑफेंस, ऑफेंस शैल मीन एन एक्ट और ओमिशन मेड punishable by any law for the time being in force, right? उसको हम क्या बोलेंगे? offense। an act or omission which if done is punishable under any law for the time being in force is called an offense। उसको हम offense बोलते हैं। चल ऑफिशियल गैजेट सेक्शन 339 में हो, ऑफिशियल गैजेट मतलब भारत का राज्य पत्र। आपने देखा होगा कोई भी एक्ट पास होता है तो वो एक्ट साहब जो हमारा होता है वो गवर्नमेंट के लेटर हेड मतलब ऑफिशियल गैजेट में पास होता है। तो ऑफिशियल गैजेट और गैजेट शैल मीन द गैजेट ऑफ इंडिया और द ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का लेटर हेड। The Gazette of India is a public journal and an authorized legal document of the government। भाई गवर्नमेंट का लीगल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट को कोई भी चीज डिक्लेयर करना है वो यहीं पर डिक्लेयर करते हैं। Published weekly by the Department of Publication, Ministry of Housing, Urban Affairs as a public journal। The Gazette print official notices from the government। It is authenticate in content, accurate, strictly in accordance with the government policies and decisions। The Gazette is printed by the Government of India Press। सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस से वो पब्लिश होता है। तो ये क्या होता है आपका ऑफिशियल गैजेट, राजपत्र। सेक्शन 3 क्लॉज 42 में पर्सन की डेफिनेशन है। पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये है आपकी पर्सन की डेफिनेशन। तो पर्सन शैल इंक्लूड कोई भी कंपनी है, कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, भले ही वो इनकॉर्पोरेट हुई हो या नहीं हुई हो, हम क्या बोलेंगे? ये पर्सन है। रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड यूज्ड विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट
shall mean registered in India under the law for the time being in force for the registration of document. इसको हम क्या बोलेंगे? Registered. Rule. Rule shall mean a rule made in exercise of the power confirmed by any enactment. किसी लॉ में रूल बनाने की पावर है तो याद रखना उस पर्टिकुलर लॉ में कोई ना कोई सेक्शन होगा और वो सेक्शन गवर्नमेंट को पावर देता है रूल बनाने की, राइट? एंड शेल इंक्लूड अ रेगुलेशन मेड एज अ रूल अंडर एनी एनेक्टमेंट. कोई रेगुलेशन है उसके लिए भी स्पेसिफिक पावर होती है सेक्शन में कि हमने सेबी बोर्ड को या सीसीआई बोर्ड को या एमसीए बोर्ड को या सीबीडीटी सीबीईसी को हमने पावर दी है विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन बनाने की. शेड्यूल. Schedule shall mean a schedule to the act or regulation in which the word occurs. सबसेक्शन क्या होता है? सबको पता है भाई सबसेक्शन क्या होता है. Swear with a grammatical variation and cognate expression shall include affirming, declaring in the case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing. The term affidavit, oath, swear have the same meaning in the act. Right? स्वेरिंग अलग चीज है और अफिडेविट, ओथ, स्वेर ये सब एक ही चीज है. राइटिंग. सेक्शन 3 क्लॉज 65 बोलता है राइटिंग की बात. तो भाई राइटिंग तो मतलब प्रिंटेबल हुआ, लिथोग्राफी हुआ, फोटोग्राफी हुआ और किसी मोड में आपने रिप्रेजेंट किया है, रिप्रोड्यूस किया है वर्ड्स इनटू अ विजिबल फॉर्म्स, तो हमने क्या बोला इसको? राइटिंग. और ईयर मतलब भाई जो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से होता है वो ईयर की हमने बात की है. तो ये हमारी ओवरऑल डेफिनेशन पार्ट है किसकी? जीसीए की. अब हम बात करें यार कुछ अलग टर्म्स जीसीए में. अब हमको जनरल क्लॉजेस एक्ट में अब हमको कुछ इंटरप्रिटेशन वाली चीजें पढ़ना है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी काम में आएंगी और सारे लॉ में काम में आती है. बहुत ध्यान से. जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं. सेक्शन 5 से लेकर 13 में जिक्र है पूरे के पूरे जीसीए में. ध्यान से. पहला है कमिंग इनटू ऑपरेशंस ऑफ एनेक्टमेंट. अरे भाई लॉ कब आया? ये होता है कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट, राइट? जैसे हम बात करें नॉर्मल केस में क्या होता है साहब, सबसे पहले पार्लियामेंट में पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा में अप्रूव होता है. फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उसको अप्रूव करते हैं, राइट? तब वो वहां पर आपका आता है और ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका कि लॉ आपका कमिंग इनटू फोर्स आ चुका है. बहुत ध्यान से. तो सेक्शन 5 इसके लिए बनाया है कि हम कब पहचानेंगे कि ये एक्ट आ गया है. इन्होंने बोला वेयर एनी सेंट्रल एक्ट हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर डेट. अगर सेंट्रल एक्ट कोई बनाया है, सेंट्रल एक्ट मतलब जो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है वो बनाया गया है बट उसमें डेट नहीं डाली है कि भाई कब से ये एनफोर्स होगा. इट शैल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द डे. उस दिन से इम्प्लीमेंट होगा जब गवर्नर जनरल ने, मतलब ये बात कर रहे हैं अपन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर जनरल काम करते थे और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट साहब काम करते हैं हमारे. तो लॉ ने बोला साहब बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर जनरल ने साइन करके बोल दिया या आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया है तब से वो एक्ट लागू हो जाता है. कंपनीज एक्ट कब आया बेटा? 30 अगस्त 2013 को. द कंपनीज एक्ट रिसीव्ड एन एसेंट, एसेंट मतलब कंसेंट ऑन प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त 2013 एंड वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट ऑन 30 अगस्त 2013 को विद द एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन 1. सबसे पहला सेक्शन जो है वो कब आया था? 30 अगस्त 2013 को. अकॉर्डिंगली द कंपनीज एक्ट हम कब मानेंगे एनफोर्समेंट में? जिस दिन ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हुआ. वेयर अगर कोई स्पेसिफिक डेट प्रिस्क्राइब कर देते, वो बोलते 14 फरवरी से एप्लीकेबल होगा, तो उस दिन से एप्लीकेबल होता. या अलग अलग सेक्शन के लिए नोटिफाई कर देते हैं. जैसे कि 98 फर्स्ट 98 सेक्शन कब आए थे? 12 सितंबर 2013 को. उसके बाद फिर बहुत सारे सेक्शंस कब आए थे आपके बाद की डेट्स में. एक और एग्जांपल, सेबी ICDR requirement 5th amendment regulation 2015
was issued by SEBI, याद रखना भाई रेगुलेशन है तो SEBI रहेगा, by notification dated 14 अगस्त 2015 with effect from 1st January 2016। नोटिफाई कब किया था भाई 14 अगस्त, बट इफेक्टिव कब से बोला इन्होंने 1 जनवरी 2016 से। Here this regulation shall come into force on 1st January 2016 rather than the date of notification in the, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में ही बोल दिया था कि भाई हम आज इसको नोटिफाई कर रहे हैं कब 14 अगस्त 2015 को, बट ये एप्लीकेबल कब होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, कब से आएगा 1 जनवरी 2016 से। तो हमारे लिए काम की डेट कौन सी हुई 1 जनवरी 2016। The Supreme Court in A.K. Roy versus Union of India (AIR 1982) observed that where an act empowers the government to bring any of the provision on of the provision into operation on any day where which it deems fit, no court can issue a mandamus with a view to compel the government to bring the same into operation on a particular day। लॉ ने बोला है साहब अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इस डेट को ये प्रोविजन आएंगे तो फिर और कोई गवर्नमेंट उनको नहीं बोल सकती है। However, it was held that if a sufficient time has elapsed since an act or any of the provision has been passed, मतलब एक्ट पास हो गया बट सफिशिएंट टाइम था वो निकल गया, 1 साल निकल गया। For example, and it has not been brought into force operation by the government, court through a writ can direct the government to consider the question as to when the same should begin to operate। हम कोर्ट में जाके रिट लगा सकते हैं कि सर आप पूछो तो गवर्नमेंट से कि यार ये एक्ट जो बनाया था ये कब से लागू होगा। In case of state of Uttar Pradesh versus Mahesh, Supreme Court held that the effective date of rules would be when the rules are published wide gazetted notification and not from the date when the rules were under preparation। सब उत्तर प्रदेश और वर्सेस महेश के बीच में केस हुआ था 2013 में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था भाई रूल्स कब से इफेक्टिव होते हैं जब से वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिए जाते हैं, ना कि वो जब से बने जा रहे हैं। अरे भाई बनने में तो सालों लग सकते हैं, ड्राफ्टिंग में सालों लग सकते हैं, लॉ ने बोला वो ड्राफ्टिंग की प्रोसेस से एप्लीकेबल नहीं मानते और बाय डिफॉल्ट बिल्कुल लॉजिकल भी है। ऑल्सो लॉ टेकिंग नो कॉग्निजेंस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डे, thus where an act provides that it shall come into force on the first day of January, it will come into force as soon as the clock has struck 12 on the midnight of 31। अगर किसी लॉ में लिखा है कि भाई 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा तो जो 31/12 की जो रात को जैसे ही 12 बजेंगे घड़ी में और वो 12 AM हो गया मतलब 1 तारीख लग गई तब से वो चालू हो जाएगा आपका एक्ट। कोई दोपहर में नहीं होता आपका चालू भाई एक्ट, वो 110% रात को 12 बजे के बाद से ही चालू होता है एक्ट। तो ये तो था हमारा कमिंग इनटू ऑपरेशन का, हमने एग्जांपल्स की बात की है, सेक्शन 5 का भी जिक्र किया है। सेक्शन 6 बोल रहा है इफेक्ट ऑफ रिपील। सेक्शन कौन सा है 6। Where any central legislation or any regulation made after the commencement of this act repeals any act made or yet to be made, unless other purpose exists, the repeal shall not। अब सेक्शन 6 बेहद इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई अगर कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन या कोई रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और वो किसी एक्ट को रिपील करता है, रिपील मतलब एक्ट को वापस ले लिया हमने, और येट टू बी मेड अनलेस अनदर पर्पस एग्जिस्ट, अगर और कुछ पर्पस होता है, द रिवील शैल नॉट, ये 4 पॉइंट नहीं होते। रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स, राइट। उस रिपील के चक्कर में जैसे ही एक्ट पुराना वाला एक्ट रिपील करा, आपका ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरी चीज रिवाइव हो गई। अरे भाई वो रिपील करा ये एक ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाय डिफॉल्ट दूसरी चीज एप्लीकेबल हो गई है। और प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड एट विच द रिपील इज अफेक्टेड और
affect the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder, right? previous enactment को भी फर्क नहीं करेगा. affect any rights, privileges, obligations, liability acquired, accrued, incurred under any enactment so repealed. लॉ ने बोला पुराना वाला एक्ट जो हमने रिपील किया है, से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956 वापस ले लिया, हमने रिपील कर लिया. अब उसमें किसी को राइट थे, कुछ प्रिविलेजेस थे, कुछ ऑब्लिगेशंस थी जो आपको मिल गई थी, कोई अप्रूवल्स वगैरह थी, कोई डिसअप्रूवल थी, कोई रिजेक्शंस थे. लॉ ने बोला वो यथावत रहेंगे. आप उनको ऐसा नहीं बोलोगे कि साहब नहीं अब तो फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सब कुछ नहीं चलेगा, unless otherwise mentioned. affect any penalty. कंपनीज एक्ट 1956 में सब लॉ में पेनल्टी लगाई गई थी, सब बहुत लोगों पे. एक्ट को वापस ले लिया. अब आप चैलेंज करके ये नहीं बोलोगे सर जब एक्ट ही नहीं रहा तो पेनल्टी काहे की, ना, पेनल्टी तो कंटिन्यू रहेगी. forfeiture, punishment incurred in respect of any offense committed against an enactment so repealed. बराबर है. मैंने कोई 1956 में डिफॉल्ट किया है, लॉ ने मेरे ऊपर 5 साल का फाइन लगा दिया है, तो लॉ ने 5 साल तक मुझे फाइन पे करना है या पनिशमेंट का इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट है. लॉ ने बोला वो तो ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा. अफेक्ट एनी इंक्वायरी, लिटिगेशन, रेमेडी. 2013 30 अगस्त 2013 से इन्फोर्स हुआ है. अब फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट में 21 अगस्त को कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी चली तो एक्ट रिपील हो गया. फिर आप ये नहीं बोलोगे सर एक्ट ही नहीं रहा, सेक्शन नहीं रहा, तो ये काहे का इंस्पेक्शन, काहे की इंक्वायरी, ना. सेक्शन 6 साफ साफ बोलता भाई जो वहां चल रहा था ना वो तो हम उसको कंटिन्यू मानेंगे. affect any inquiry, litigation, remedy with regard to such claim, privileges, debt or responsibility or inquiry, litigation, remedy may be initiated, continued or insisted. right? ये चीज हमारे पास है. In the state of Uttar Pradesh versus Hirendra Pal Singh, Supreme Court held that whenever an act is repealed, it must be considered as if it had never existed. अगर किसी एक्ट को रिपील कर लिया गया है तो हम तो ये मानते हैं कि भाई ये एक्ट कभी एग्जिस्ट में था ही नहीं. ऑब्जेक्ट ऑफ रिपील इज टू ऑब्लिटरेट. ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है, स्ट्राइक ऑफ द एक्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी बुक्स. लीगल बुक्स से, हमारी जो स्टैट्यूटरी बुक्स होती है वहां से हट जाता है. except for certain purpose as provided under section 6 of the act. मतलब section 6 of the act मतलब वो पनिशमेंट कंटिन्यू रहेगा, अप्रूवल कंटिन्यू रहेगी, राइट्स, ऑब्लिगेशन वो सब कंटिन्यू रहेंगे. इसके अलावा सारी चीजों के लिए हम तो ये मानेंगे जैसे कि एक्ट था ही नहीं. इन कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000, Supreme Court held that section 6 only applies to repeal and not to omission, applies not to omissions, and applies when the repeal is of the central act regulation and not of rule. साहब ये किसके लिए लगता है, सिर्फ सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन के लिए, ना कि रूल के लिए लगता है. इन नवरंगपुरा धर्मादा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस राम तुति रामजी, गुजरात का केस है. रिपील ऑफ प्रोविजन इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन. इन्होंने बोला रिपील अलग शब्द है, डिलीशन अलग शब्द है. रिपील ऑर्डिनरी ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोविजन. रिपील में हम पूरा का पूरा प्रोविजन स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं. ऑफ द प्रोविजन हम तो ये मानते हैं कि जैसे कि वो कभी था ही नहीं. thereby affecting all incoherent rights and all causes of action related to repealed provision, while deletion originally takes effect from the date of legislature affecting the said deletion. लॉ ने बोला साहब डिलीशन कब से होगा, जिस तारीख से लॉ में वो चीज डिलीट करी गई. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 में सब 2015 कंपनीज एक्ट 2013 में 2015 में अमेंडमेंट करके
प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो डिलीट कर दी गई। Never to affect total effect or wiping out the provision as if never existed. For the purpose of this section, the above distinction between the two is essential. तो भाई repeal और deletion बेहद important है। आगे 6A बीच में इंसर्ट किया गया, repeal of act making textual amendment in the act or regulation where any central act or regulation made after the commencement of this act repeals any enactment by which the text of a central act regulation was amended by the express omission, insertion, substitution of any matter, then unless a different intention appears, अगर और कोई interpretation निकलता है, the repeal shall not affect the continuance of any amendment made by an enactment so repealed or in operation. लॉ ने बोला कोई repeal कर दिया और हमने कोई इंसर्शन कर दिया, उसमें अमेंडमेंट कर दिया, कोई एडिशन कर दिया, तो उससे रिपील पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन 7 बोलता है रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट्स इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग ईदर होल और पार्शली एनी इनैक्टमेंट होली और पार्शली रिपील्ड एक्सप्रेस टू स्टेट दैट पर्पस। लॉ ने बोला आपने कोई एक्ट को रिपील कर दिया, फिर से एग्जिस्टेंस में लाना है, आप पूरा या आधा ला सकते हैं। दिस सेक्शन अप्लाइज टू सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर द 3rd day of January 1968 and to all the regulations made on or after 14th day of January 1887. In other words, to revive a repealed statute, it is necessary to state an intention. भाई पहले क्यों वापस दिया था जो आप फिर से ला रहे हैं? तो अगर कोई एक्ट को रिपील कर दिया गया है तो लॉ ने बोला आप उसको क्या करो और फिर से इंसर्ट करना है तो आपको बताना पड़ेगा। चले सेक्शन 8 बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट वेयर दिस एक्ट और सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्स और री इनैक्ट्स, रिपील कर दिया और फिर बाद में हमने री इनैक्ट कर दिया विद और विदाउट मॉडिफिकेशन एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर इनैक्ट, मतलब कोई लॉ था, उस लॉ को हमने क्या करा, पहले तो रिपील कर दिया और फिर उसमें सर्टेन चेंजेस करके फिर से इनैक्ट कर दिया। Then the references in any other enactment or in an instrument to the provision so repealed shall, unless a different intention appear, be constructed as a reference to the provision so reenacted. लॉ ने बोला अगर किसी वर्ड का कुछ मतलब निकलता है और अलग से बताया है तो वो फॉलो करना है, वरना हम तो ये मानेंगे वो पुराना वाला ही मतलब बताएगा, इंटरप्रिटेशन जो निकालेंगे वो वैसे ही निकलेगा। Where before the 15th day of August 1947 an act of parliament of the United Kingdom repealed and reenacted with or without modification any provision of a former enactment, then reference in a central act or regulations or instrument to the provision so repealed shall, unless a different intention appears, be constructed so the provision so reenacted. In Gauri Shankar God versus State of Uttar Pradesh, it was held that every act has its own distinction. हर एक्ट का अपना एक अलग डिस्टिंक्शन। If a later act merely makes a reference to the former act of the, or the existing law, मतलब अगर पुराना पीछे वाला एक्ट जो नया वाला एक्ट है अगर वो रेफरेंस ले रहा है पुराने वाले एक्ट का, it is only by reference and all the amendments repeal new law subsequently made will have the effect unless its operation is saved by the relevant provision of section of the act. For example, in section 115 JB 115 JB of the Income Tax Act deals with the MAT provision, minimum alternate tax. For calculation of book profit, the Companies Act 1956 are required to be referred. बराबर है, सब book profit के लिए Companies Act 1956 का record. With the advent of Companies Act 2013, Companies Act 2013 आ गया. The corresponding change has not been made in section 115 JB. इनकम टैक्स एक्ट में 115 JB में अभी भी क्या लिखा है 1956. On referring of section 8 of the GCA Act,
बुक प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड 115 विल बी अ पार्ट ऑफ दी। तो लॉ ने बोला यार अब 1956 तो रहा नहीं है, तो आप जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आपको कंपनी एक्ट 2013 को देखना पड़ेगा। ये है हमारे पास कौन सा वाला, सेक्शन 8 का रेफरेंस, और ये बहुत जगह होता है। सेक्शन 9 कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। इफ एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in series of day or any other day for the time being in use to word from, or for the word of the including the last in the series of day or any other period of time to use the word to. For example, a company declares dividend for its shareholder to a AGM held on 30 September 2016। 30 दिन में पे करना है, बेसिक कंसेप्ट। तो भाई 30 दिन कब से स्टार्ट होंगे? लॉ ने बोला क्या 30 सितंबर से? ना, कब से होंगे? 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, इन दी सीरीज ऑफ 30 डेज। 30 सितंबर 2016 को एक्सक्लूड करना है और इन द लास्ट 30 डे मतलब 30 अक्टूबर 2016 को इंक्लूड करना है, राइट। ये हुआ हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टाइम टू और फ्रॉम, यहां से यहां तक। आगे सेक्शन 10 बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, whereby any legislation or regulation or any act proceeding is directed, allowed to be done or taken in a court or offense on a certain day within the prescribed period, then if the court or office is closed on that day, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला 30 दिन में आपको अपील करने का राइट है और वो 30वां दिन क्लोज होता है, संडे होता है, or the last day of the previous prescribed period, the act of proceeding shall be considered as done or taken in due time as have been done or taken on the next day afterwards on which the court or office is open। तो हम तो यही मानते हैं कि भाई संडे आ रहा है ना, तो भाई मंडे तक माने जाएगा। इनके सोलसा राथम versus division engineer NSH, it was held with Madras High Court that since the last date of the prescribed period was subsequent to the date of notification declared to be a holiday on the basis of principles laid down in this section, the last day of prescribed period of obtaining the tender schedule was extended to the next working day। अब next working day तक extend करना पड़ेगा। measurement of distance, section कौन सा है? 11। in the measurement of any distance for the purpose of central act, regulations are made after the commencement of this act, that distance shall, unless a different intention appears, be measured as a straight line on a horizontal plane, dt to be taken pro rata in an enactment। सेक्शन कौन सा है हमारे पास? 12। whereby any enactment now in force or herein refers to in force, any duty of customs, excise or in the nature thereof is leviable on a given quantity, बराबर है, सब वही क्वांटिटी पे लगेगी जिस पे लगती है। बाय वेट लगना हो तो वैसे लग जाए। measure value of any goods or merchandise that a like duty is leviable to the same rate on any greater or less quantity, identical goods वाला concept था excise में। pro rata is a Latin term used to describe a proportionate allocation। example, where several debtors are liable for the whole debt and each is liable for his own share or proportion only, they are said to be bound for pro rata। example 23, when a company pays dividend to a shareholder, each dividend is paid, each investor is paid according to their holding। if a company has 100 share outstanding, for example, and 2 रुपए का डिविडेंड इशू करा, तो लॉ ने बोला टोटल कितना दोगे भाई? 2 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर, 200 रुपया देना है आपको। नो मैटर हाउ मेनी शेयर होल्डर देयर आर, द टोटल डिविडेंड पेमेंट कैन नॉट एक्सीड दिस लिमिट। लॉजिकल है। इन दिस केस 200 इज द होल एंड प्रो राटा कैलकुलेशन मस्ट बी यूज्ड टू डिटरमाइन किसको कितना डिविडेंड मिलना है। आगे सेक्शन 13 में जेंडर एंड नंबर। in all legislations, regulations, unless there is anything repugnant in the section or context, अलग से कुछ लिखा हो, word importing masculine gender shall be taken to include females
and words in a singular shall include the plural and vice versa. मतलब वो कहीं ही लिखा है तो वो ही और शी, मैडम सर दोनों शामिल है, फिर वो लॉ में अलग से लगेगा, ये प्रोविजन महिलाओं के लिए लगेगा, ये प्रोविजन पुरुष के लिए लगेगा, तो उन्होंने बोला यार दोनों चलते हैं. In accordance with the rule that the word importing masculine gender are to be taken to include females, the word man may be properly held to include women also. जहां जहां man होगा वहां women भी होगा. And the pronoun he, its derivatives may be constructed to refer to whether male. He को हम he और she दोनों कवर करते हैं. So the word his father and mother, and they occur in section 125 1D of CRPC 1973, have been constructed to include her father mother also. तो भाई लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता भी शामिल होंगे. And a daughter has been held to be liable to maintain her father unable to maintain himself. But the general rule in section 13(1) to be applied with circumstances of interpreting law dealing with the matters of सक्सेशन के अलग मुद्दे हैं. अगर सक्सेशन एक्ट को पढ़ रहा हूं तो वहां पर ही और शी को एग्जैक्ट पढ़ना पड़ता है. Thus, the word male descendants occurring in section 7 and section 8 of the Chota Nagpur Tenancy Act 1908 were not interpreted to include female descendant also. अगर आप सक्सेशन लॉ पढ़ रहे हैं तो वहां पर अगर मेल डिसेंडेंट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आप फीमेल डिसेंडेंट को शामिल मत कर देना, ये यहाँ पर बोला गया है, काम की चीज है. Where a word connoting a common gender is available but the word conveys a specific gender, there is a presumption that the provision of GCA 1897 do not apply. Thus the word bullocks could not be interpreted to include cows. चले भाई, पावर एंड फंक्शनिंग दी है सेक्शन 14 से लेकर 19 तक. सेक्शन 14 में बोल रहा है पावर कंफर्म टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम समय टू समय, वक्त टू वक्त, टाइम टू टाइम. वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई एक्ट आया उसके बाद सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन आया. Any power is confirmed unless different intention appear that power may be exercised from time to time as the occasion requires. This section applies to Central Act regulations made after the 14th January 1887. So relying on section 14, the Supreme Court held that जो भी पावर दी गई है सेक्शन 51 सबसेक्शन 3 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 can be exercised by Chief Justice when the occasion arose for this existence. Power to appoint to include power to appoint ex officio also, whereby any legislation or regulation a power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred, provided होता है. मतलब आपको किसी व्यक्ति को और किसी ऑफिस में अपॉइंट करने का राइट है. Then unless it is otherwise expressly provided, any such appointment may be made either by name or by virtue of office. आप किसी व्यक्ति को बाय नेम अपॉइंट कर सकते हैं या वर्च्यू ऑफिस से अपॉइंट कर सकते हैं. प्रेसिडेंट का ऑफिस जैसा होता है. Ex officio is a Latin word which mean by virtue of one position or office. Proviso under this section states that where there is a power to appoint, the appointment may be made by appointing ex officio as well. Power to appoint, अच्छा power to appoint में power to suspend dismiss का भी, अगर मुझे किसी चीज का अपॉइंटमेंट का अधिकार है तो मुझे उसको सस्पेंड करने का अधिकार भी, डिसमिस करने का अधिकार भी है. The authority having for the time being power to make the appointment shall also have the, लॉ ने बोला यार आपको अपॉइंटमेंट करने की पावर है ना, तो आपको सस्पेंड करने की, आपको डिसमिस करने की पावर भी बाय डिफॉल्ट मिल जाती है. Unless otherwise expressed, right? Order 40 of Rule 1A of CPC 1908, which authorizes a court to appoint a receiver, had been constructed to embrace power of removing a receiver also by the court. Article 229 (1) of the Constitution, Samvidhan, which empowers the Chief Justice to make appointment of officers servants of High Court. तो हम ये remove भी, dismiss वाला भी इनको पावर है. Substitution of functionary section 17. If any central act or regulation made after the commencement of this act, ये एक्ट के आने के बाद
It shall be sufficient for the purpose of indicating the application of law to every person. आपका जो लॉ है वो सब पे लगेगा. एंड नंबर ऑफ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिंग द ऑफिस, कितने बंदे अपॉइंट करना है वो भी लिखा रहेगा वहां पर. टू मेंशन द ऑफिशियल title of the officer at present executing the function, and that the officer by whom the functions are commonly executed, और जो function perform करना है आपको. This section applies to Central Act made after the 3rd day of January 1868 and to all regulations made or after the 14th day of January 1887. Successor section कौन सा है? 18. In any central act or regulation made after the commencement of this act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of law to the successor of any functionaries or of corporations having perpetual succession to express its relation to functionaries or corporation. Chief offices subordinate section कौन सा है? 19. A law relating to the chief or superior of an office shall apply to the deputies of subordinates lawfully performing the duties of that office in the place of their superior to prescribe the duties of the superior. In KG Krishnana versus State, it was held that it is not essential that the same statutory authority that initiate a scheme under a Road Transport RTC Act 1950 should also implement it. लॉ ने बोला जरूरी नहीं है कि जिसने स्कीम बनाई है वही इम्प्लीमेंट करेगा. इट इज ओपन टू सक्सेसर, नीचे वाली अथॉरिटीज हैं वो है इम्प्लीमेंट करें और कंटिन्यू करें उसको. Similarly, in case under the Prevention Detention Act where there is a change in the advisory board after the service of detention order, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई नई वाली एडवाइजरी करे ही ना. द न्यू एडवाइजरी बोर्ड कैन कंसीडर द केस पेंडिंग बिफोर द अर्लियर बोर्ड. लॉ ने साफ साफ बोल दिया. आप ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ोगे कि सर मैंने तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट ही नहीं की थी, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप करो. ये तो बात वही होगी कि सब कोई दूसरी पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे, कोई योजना चला के गए, तब नया मुख्यमंत्री आया किसी दूसरी पार्टी का, तो उसने बोला भाई हमारा ये काम नहीं है. अरे भाई आपको स्कीम पे कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा. Power provision as to the order, rules, etc. made under the enactment section 20 से लेकर 24 तक. Construction of order etc. issued under an enactment section कौन सा है? 20. Whereby any legislation or regulation, a power to issue any notification, order, scheme, rule, form, bylaw is conferred. अगर दी जाती है ये power, then expression used in the notification, order, scheme, rule, form, bylaw shall, unless there is anything repugnant, तो सेम मीनिंग निकलता है जो होना चाहिए. एग्जाम्पल भाई कलेक्टर का यूज इन रूल 4 ऑफ द लैंड एक्विजिशन कंपनीज रूल्स 1963 सेम मीनिंग रहेगा जो 3C में लिखा है दूसरे एक्ट में. इन सुभाष राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003 का केस लॉ है. It was held that notification in a common English acceptations mean and imply a formal announcement of legally relevant fact. बराबर है. अरे भाई फॉर्मली हमने अनाउंस कर देते हैं. And the notification published in the official gazette means notification published by the authority of law. It is a formal declaration and should be in accordance with the declared policy statute. Notification cannot be substituted by administrative instructions. बहुत बढ़िया. तब गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया और कलेक्टर साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए. लॉ ने बोला कलेक्टर साहब के इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन को रिमूव नहीं कर सकते. Power to issue to include power to add on, amend, vary, rescind notification order by rules. Whereby any legislations or regulations of power to issue notification order वगैरह, then that power accessible in a like manner subject to be like sanction and condition if any to add, amend, vary, rescind any notification orders. In Rashid Javed versus State of Uttar Pradesh 2010, the Supreme Court held that Section 21 of the Act, an authority which has the power to issue a notification has the undoubted power to rescind, modify the notification in the
जिस अथॉरिटी को कोई नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट है यार, सब पार्लियामेंट को अगर लॉ बनाने का अधिकार है तो पार्लियामेंट को वापस लेने का भी अधिकार है। फार्मर्स एक्ट जो वापस दिए गए, सेम कॉन्सेप्ट। मेकिंग ऑफ रूल्स बाय लॉज, इशूइंग ऑफ ऑर्डर बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ इनेक्टमेंट, सेक्शन कौन सा है 22। whereby any central act or regulation which is not into coming into force immediately, हाथों हाथ जल्दी से नहीं आया, प्रोविजन 2013 आया, एक्ट फिर आ गया। ऑन पासिंग thereof a power is confirmed to make rules, आपको रूल्स लाने का अधिकार है, आपको ऑर्डर इशू करने का अधिकार है उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए, रेगुलेशंस के लिए। विद रिस्पेक्ट आपको कोर्ट अपॉइंट करने का अधिकार है। देन द पावर may be exercised at any time after passing of the act regulation, but rules, bylaws, order so made issued shall not take effect till the commencement of the act or rules। लॉ ने बोला यार पहले एक्ट आएगा, बाद में रूल्स आएंगे, फिर रेगुलेशंस आएंगे। तरीका तो यही है, मेथड तो यही है। प्रोविजन एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, बहुत ध्यान से। वेयर by any central act or regulation, a power to make rules or bylaws is expressed to be given subject to the condition of rules, bylaws being made after previous publication, then the following provision shall apply, namely क्या क्या होगा। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ड्राफ्ट। अरे भाई किसी भी चीज का सबसे पहले क्या बनेगा, ड्राफ्ट। The authority having power to make the rules or bylaws shall before making them publish करेगी ड्राफ्ट प्रपोज रूल्स का, बायलॉज का। गवर्नमेंट भी सारे के सारे लॉ, जो भी नए लॉ बनाने चाहती है, सबका पहले ड्राफ्ट बताती है वो। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय, एक बात, मैनर। द पब्लिकेशन शैल बी मेड इन सच मैनर एज दैट द अथॉरिटी डीम्स टू बी सफिशिएंट, और if the condition with respect to previous publication so required in such manner as the government concerned prescribes। डेट, आपको पब्लिश करना पड़ेगा किस डेट से, नोटिस स्पेसिफाइंग द डेट ऑन और आफ्टर विच द ड्राफ्ट विल टेक इनटू कंसीडरेशन। ऑब्जेक्शन है, सजेशंस है, वो दो, और प्रूफ। द पब्लिकेशन द ऑफिशियल गजेट, ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा कि भाई वो पब्लिश, कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो पब्लिश किया जा चुका है, राइट। तो किसी भी लॉ को बनाने में सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर तरीका होता है किस तरीके से, फिर डेट डालेंगे, भाई इस तारीख से तारीख तक ऑब्जेक्शन सजेशन दे दो, ऑब्जेक्शन सजेशन दे दो, और ये प्रूफ होगा जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाएगा। कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर एक्सेट्रा इशूड अंडर इनेक्टमेंट रिपील्ड और री इनेक्टेड, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इज after the commencement of this act repealed, re-enacted with or without modification। हो सकता है हमने एक्ट को रिपील करा और फिर बाद में फिर से चेंज करके नया डाल दिया। then unless it is otherwise expressly provided any appointment, notification, order, scheme, rule, form, bylaws made or issued under the repealed act, पुराने वाले एक्ट में, continue to be force and be deemed to have been made or issued under the, नए वाले में, मतलब पुराने वाले एक्ट को अगर आप फिर से री इनेक्ट कर रहे हो तो लॉ ने बोला जो आपके रूल्स हैं, फॉर्म्स हैं, अप्रूवल हैं, अथॉरिटीज हैं, वो सब यथावत कंटिन्यू रहेंगे। Where any central act or regulation which by notification under section 5(5)(a) of the Scheduled District Act 1874 or any like law has been extended to any local area, has by a subsequent notification being withdrawn from the re-extended such area or any part thereof, the provision of the act regulation shall be deemed to have been repealed or in part thereof। ये केस लो पढ़े हम। In state of Punjab versus Harnak Singh, it was held that investigation conducted by the inspector of police under the authorization of notification issued under Prevention Corruption Act 1947 will be proper and will not be squashed under the new notification taking the above power। अगर नया नोटिफिकेशन ये पावर को वापस ले भी लेता है तो भी लॉ ने बोला जो पुरानी इंक्वायरी चल रही है वो चलती रहेगी। till the aforesaid notification specifically, अगर जब तक कि वो पुराना वाला नोटिफिकेशन
कैंसिल ना कर दिया गया हो या विड्रॉ नहीं कर दिया गया हो। Miscellaneous recovery of fine. Section 63 to 70 of IPC and the provision of CRPC for the time being in force in relation to the issue or the execution of warrants for the levy of fines shall apply to all the fine imposed under any act, regulation, rule, bylaws, unless the act, regulation, rule, bylaws contain an express provision to the contrary. Provision as to the offence punishable under two or more enactment. Where any act or omission constitute an offence. अगर किसी एक्ट में कुछ चीज ऑफेंस है under two or more enactment, then the offender shall be liable to be prosecuted. अरे भाई अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर पी का खून कर दिया और मिस्टर ए को 10 साल की सजा हुई, बाद में पता लगा 10 साल बाद वो सजा भुगत के आ गया बेचारा, और उसके बाद पता लगा कि यार मिस्टर पी तो जिंदा है, मूवीज में होता है हमारा, और फिर से उसने खून कर, मतलब फिर से क्या, उसने खून कर दिया एक्चुअल में पी का। अब कोर्ट में केस गया 10 साल के बाद, कोर्ट क्या फिर से 10 साल की सजा सुनाएगी? नहीं, लॉ ने बोला ऑफेंस, एक ऑफेंस के लिए एक बार ही सजा होती है। punished under either or any of those enactment but shall not be punished twice for the same offense. फिर अगर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई तो ए बोलेगा कि सर पहले वाले 10 साल वापस कर दो मेरे। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 of the constitution states that no person shall be prosecuted punished for the same offense more than once. एक बार ही punishment देना। According to Supreme Court, a plain reading of section 26 shows that there is no bar to the trial conviction of an offender under two enactment, but there is only a bar to the punishment. आप सुनवाई कर लो फिर से कि भाई पहले नहीं मारा था, अब कैसे मार दिया, ये है वो है, बट पनिशमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पनिशमेंट काट के आ चुका है। In state of MP versus VR Agnihotri, it was held that when there are two alternative charges in the same trial, example Section 409 of IPC and Section 52 of the Prevention of Corruption Act, the fact that the accused is acquitted in any one of the charges will not be bar his conviction on the other. या तो IPC लगा दो या करप्शन एक्ट में लगा दो, दोनों में से कोई एक एक्ट लगेगा। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, भाई सर्विस ऑफ पोस्ट को हम डीम टू बी कब मानते हैं? जब प्रॉपरली एड्रेस डाला हो आपने, प्रॉपर रुपए का स्टैंप लगाया हो, एडेसिव स्टैंप, पोस्ट करा हो रजिस्टर्ड पोस्ट से। A letter containing the document to have been affected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of business. In United Commercial Bank versus Bhim Sen Makhiza, a notice when required under the statutory rules to be sent by registered post, acknowledgement due, is instead sent by registered post only. The protection of presumption regarding service of notice under the registered post is neither tenable nor based upon the sound exposition of law. In Jagdish Singh versus Nathu Singh, it was held that where a notice is sent to the landlord by registered post and the same is returned by the tenant with an endorsement or refusal, it is presumed that ये notice serve हो चुका है। तो भाई ऐसा थोड़ा ना वापस आएगा। In Shrimati Vandana Gulati versus Gurmeet Singh, it was held that where notice sent by registered post to person concerned at proper address is deemed to be served upon him in the due course unless the contrary is proved. Endorsement not claimed not met is sufficient to prove deemed service of notice. लॉ ने बोला अगर लिख दिया ना कि नहीं मिला, नहीं लिया नोटिस उसने, तो वो deemed sufficient माना जाएगा। Citations of enactment. In any central act or regulation or any rule, bylaw, instrument, documents made under or with reference to any act or regulation, any enactment may be cited by reference to the title और citations रहते हैं छोटे छोटे से, मतलब लॉ में मेंशन रहते हैं वहां पर टाइटल्स वगैरह, long title, short title, if any, confirmed thereon by reference to the number, years thereof. Any provision in an enactment may be cited with reference to that section, subsection, saving for previous enactment rules or made thereunder. The provision of the act
respecting the construction of the act, regulation, rules, bylaws made after the commencement of, वो अफेक्ट नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट जो कंटिन्यू है जिसको आपने अमेंड कर दिया है, और एप्लीकेशन ऑफ टू ऑर्डिनेंस, ठीक है साहब, ये वाला तो लास्ट कॉन्सेप्ट है और इतना काम का नहीं है। In this act, the expression centralized wherever appears, except in section 5 and the word act ye deemed to include ordinance made up by the Governor General before the Constitution or by President after the Constitution also। तो ये हमारा ओवरऑल GCA का कॉन्सेप्ट है, और GCA का कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है यही एज इट इज चार्ट्स में है यहाँ पर, राइट। चार्ट्स में अब हमने डिटेल में पढ़ा है, फिर से पढ़ा है पूरा का पूरा, जैसी जैसी डेफिनेशंस है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, मंथ की, फाइनेंशियल ईयर की, ऑफेंस पर्सन, रूल्स रेगुलेशन, राइट। ये सारी डेफिनेशन हमने सेक्शन 5-6 में 4 पॉइंट हमने अलग से पढ़े हैं, 6A आएगा, राइट। ये सारी चीजें हमने बात कर ली है जो आपके चार्ट्स में मेंशन है, राइट। तो इसी के साथ में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, GCA का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।